हेलो स्टूडेंट, हम सेवन्थ क्लास का जो आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसके थर्ड पार्ट पे हम आज बात करते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सामाजिक आप समझ सकते हो, जो हमारे समाज का हिस्सा रहे हैं। राजनीतिक समूह की बात आती है तो समाज को उसी समाज के लिए नियम बनाने वाले हैं और उन्हीं नियमों के तहत चलने वाले लोगों के समूह को ही यहाँ सामाजिक समूह कहा गया है। तो यहाँ देखते हैं हम जो आपके 700 से 1750 के मतलब 1000 से ज़्यादा वर्षों का अध्ययन यहाँ किया गया, उनके विषय में बात की गई है। इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मतलब 1000 साल। इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। आज तो हमें 10-15 साल में ही परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ 1000 साल की बात कर रहा है, तो आप सोच सकते हो कितने परिवर्तन हुए हैं इस समय में। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। आज नई नई टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक है, सिंचाई की नई है, खेतों में बुआई कटाई के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन वगैरह ये आ चुके हैं। पहले सिंचाई के लिए रहट होते थे, तो रहट का एक ये तस्वीर दिखाई गई है, चित्र दिखाया गया है जो बैलों की सहायता से चलाया जाता है। और पुराने जो फिल्में आपको दिखाई देंगी तो वहाँ रहट का इस्तेमाल है देखा जा सकता है। या फिर रहट का अगर आप देखना है तो उस तरह का रहट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, जो हमारे हरियाणा की धरोहर है। वहाँ इस तरह का जो बनाया गया है, जो दिखाया गया है, बच्चे सिर्फ उससे ही देख सकते हैं या पुरानी फिल्मों में देख सकते हैं। कताई से चरखे हैं, घरों में आज भी चरखे होंगे। युद्ध में आग्नेयास्त्र बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे दूसरे देशों से आलू है, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी वगैरह हैं। तो ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। मतलब दूसरे देशों से जो धार्मिक गुरु भारत के अंदर आए हैं उनके साथ ही, या व्यापारी हैं उनके साथ ही जो गई वस्तुएं भारत के अंदर आई हैं। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। तो वो बातें यहाँ दिखाई गई हैं। इस तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। अध्याय 6-7 में इस तरह कुछ बारे में जानकारियाँ दी गई हैं, आगे हम जो पढ़ेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में झुंड के झुंड दूर दूर तक की यात्राएं करने लगे। अवसर मतलब काम की तलाश के लिए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्होंने जाना पड़ा। इस महाद्वीप की अपार संपदा और अपना भाग्य करने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अथवा राजा के पुत्र के से निकला है। तो राजपूत या राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर से योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण में होने का दावा करते थे। जो क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं, के लिए राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। जो सैनिक थे उन्हें भी क्षत्रिय कहा गया है। यहाँ पे राजा और उसकी संतान ही अकेली नहीं है। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता पर बल, पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। कवि होते थे, उनका वर्णन करने वाले हैं। जो राजपूतों का है तो उनके बारे में वो लिखते थे, उनका वर्णन विवरण करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति कायस्थ के विषय में बात की गई है, आदि समूह ने भी उठाया है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी तो इलाका बढ़ता जा रहा है खेती के लिए। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से देखने को मिला। पर्यावास के में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना स्थान, वनवासियों को जो क्या मजबूर होकर अपना स्थान है पर्यावास छोड़ना पड़ा। यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण वहाँ के रहने वालों का सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। उनके लोगों का सामाजिक और आर्थिक जीवन किस तरह का था,
मजबूर होकर उन्होंने अपना स्थान छोड़ना पड़ा है। कुछ और वनवासी जमीन और जुताई करने लगे और वो किसान बन गए, उस स्थान से दूसरे स्थान पर गए और वहाँ कृषि करने लगे। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, जो आसपास के बाजार होते थे, मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे और वे बड़े जटिल समाजों का अंग बन गए और उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। जो भी किसान है, शोषित वर्ग है, उन्हें कर देना पड़ता था। उसके लिए स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब यहाँ पे बिना किसी प्रकार के उन्हें वेतन नहीं दिया जाता था, काम उन्हें करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर बढ़ने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम कर लेते थे। वो बातें यहाँ रखी गई हैं। समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बट गए। कुछ सवर्ण जातियाँ हो गई, निम्न जातियाँ हो गई। समाज को ऊंचा नीचा जो दर्जा दिया गया, वो बातें यहाँ पे हैं। ऊंची जातियों का हमेशा के लिए स्थायी दर्जा दिया गया। तो चीज़ें यहाँ रखी गई हैं, उनके विषय में बातें की गई हैं। और अपने सदस्यों का व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए ये जातियाँ स्वयं अपने नियम उन्होंने बनाए हैं, उसके विषय में बात की गई है। इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। इन इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। समाज के लिए नियम बनाते थे वो, लेकिन जातियों के अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। तो रिवाज हैं जो उनके जैसे रहे हैं। गांव पर मुखियाओं का शासन होता था, जिसे हम सरपंच बोलते हैं। मिलजुल कर वे सभी राज्यों की छोटी इकाइयाँ वह होती थी। वो बातें यहाँ रखी गई हैं। आगे हम बात करेंगे क्षेत्र और साम्राज्य के विषय में, तो उनके विषय में बात आएगी। लेकिन कुछ और भी शब्द दिए गए हैं यहाँ, जैसे उन्होंने दिया था कि आपका पर्यावास क्या है, उसके विषय में बात आती है। ये पर्यावास के विषय में दिया गया है। तो राजपूतों के विषय में बताया गया था। आगे क्षेत्र और साम्राज्य के विषय में बात करेंगे। तब तक आपका यहाँ धन्यवाद है।